ठीक है, तो इस एंट्री में जो डाउट आप लोगों का आ रहा है कि कितना अमाउंट विजय से लेना, तो विजय को 40,000 की, तो विजय ने 40% अमाउंट दे दिया, तो 40,000 का 40% कितना हुआ? 16,000 सर। तो 16,000 दे दिया विजय ने, तो कितना लेना बाकी है विजय से? 24,000। अगर मैं इसकी एंट्री करूं अगर इस क्वेश्चन की, तो इसकी जो मेरी एंट्री बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी। मैं एक साथ भी लिख सकता हूँ, विजय अकाउंट डेबिट, विजय डेटर है, विजय से कितना लेना है? 24,000 रुपए। कैश अकाउंट डेबिट, कैश कितना आ गया? 16,000 रुपए। टू सेल्स, माल कितने का बेचा? 40,000 रुपए। 40,000 की बिक्री हुई है, जिसमें 24,000 विजय से लेना है, 16,000 आ गए। मैं इसकी एक एंट्री भी कर सकता हूँ और इसकी दो एंट्री भी कर सकता हूँ। क्या दो एंट्री क्या हो सकती है? पहले तो मैं विजय को उधार में बेच दूं। क्या बेचूं? पूरा माल, पूरा विजय को उधार में बेच देता हूँ। विजय अकाउंट डेबिट 40,000, टू सेल्स कितना? 40,000। जब जिसको नहीं समझ में आ रहा है तुरंत पूछेंगे भाई मेरे से क्लास में। और विजय ने दे दिया बाकी का पैसा, कितना दे दिया? 24,000 दे दिया। फिर कैश अकाउंट डेबिट, नहीं 16,000 दिया ना, 16,000 दिया, 16,000 टू विजय। मैं ऊपर वाली एक एंट्री करूं कि नीचे की दो एंट्री करूं, दोनों का एक ही अर्थ निकल रहा है, दोनों का एक ही अर्थ। ठीक है, मैंने ऊपर वाली एंट्री क्या है कि विजय अकाउंट डेबिट 24, कैश अकाउंट डेबिट 16, टू सेल्स 40,000 का माल बेचा, विजय से 24,000 रुपए नहीं मिले, 16,000 रुपए मिल गए। एक तो एंट्री हो गई हमारी, दिस इज वन डन। ठीक है, दूसरा विजय अकाउंट डेबिट 40,000 टू सेल्स, विजय को डेबिट करके 40,000 हमने पूरा माल उधार में बेच दिया और उससे फिर 16,000 रुपए हमने कैश में ले लिया। ठीक है, 16,000 हमने कैश में ले लिया। तो अभी अगर हमने विजय से इस एंट्री के अंदर विजय से लेना है 40,000, विजय ने दे दिया 16,000 या 16,000 दे दिया, तो विजय से 24,000 लेना बाकी है। और ये एक एंट्री भी हम कर सकते हैं, तो विजय से हमें 16,000 24,000 लेना है। फिर यहाँ पे कार्टेज भी अपन ने दिया, मैंने कार्टेज की एंट्री नहीं की है, कार्टेज की एक ही एंट्री होगी, कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश। आप ये मत समझिए कि कार्टेज की एंट्री होगी नहीं, मैंने वो दिखाई नहीं। क्यों नहीं दिखाई? क्योंकि अभी हम सिर्फ विजय की बात कर रहे थे इसलिए। लेकिन ये कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री तो होगी, चाहे अपन कोई भी एंट्री करें। कोई भी एंट्री से मतलब क्या? चाहे अपन ये लाल वाली एक एंट्री करें या हरी वाली दो एंट्री करें, ये कार्टेज की एंट्री तो अपनी जगह पे एज इट इज है, इसकी में कोई फर्क नहीं है, ये एंट्री तो अपनी एज इट इज ही होगी। इज दैट ओके? किसी को कोई चीज पूछनी है यहाँ पे? डाउट है, कंफ्यूजन है? नो सर। ठीक है, एक ही होगा। तो विजय से अभी हमें 24,000 रुपए लेने हैं। अच्छा, अब और आगे कोई एंट्री तो नहीं है विजय की? विजय ने कुछ अमाउंट दिया हो? नहीं। हाँ, विजय ने 300 रुपए की गुड्स वापस कर दी, तो 24,000 में 300 के वापस कर दिए विजय ने। इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी बताइए मेरे को? इसकी एंट्री क्या बनेगी विजय ने जो गुड्स वापस किए मेरे को? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू विजय। इसकी एंट्री बनती है हमारी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू विजय। इसकी एंट्री बनती सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू विजय। तो विजय से हमें पहले क्या लेने थे? 24,000 रुपए लेने थे। विजय ने अब 300 रुपए के गुड्स हमें वापस कर दिए, तो 24,000 में 300 माइनस कर दीजिए, 300 रुपए तो आ गया हमें पेमेंट। 24 तो बना बचा कितना? 23,700 रुपए। अभी हमें कितने लेने बाकी है? पहले 24,000 थे, 24,000 में विजय ने हमें 300 के माल गुड्स वापस कर दिए। अब हमें कितना लेना है विजय से? 23,700 रुपए। अब देखते हैं और कोई ट्रांजेक्शन भी है क्या विजय से रिलेटेड नीचे? नहीं, बस विजय ने दे दिया। तो विजय ने कितने रुपए दिए भावना? 23,700। बस, तो ये 28th एंट्री में जो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू विजय 23,700। समझ में आ गया ये? यस सर। अब हम चलते हैं दूसरी कविता की बात करते हैं। ये 23,700 विजय से लेना। अब इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? नो सर।
नो सर। नो सर। अब हम आगे चलते हैं। दूसरी एंट्री जो पूछी गई है मेरे से, कविता से कितना पैसा लेना है, हम कविता का भी अमाउंट निकाल लेते हैं। मैं एक क्वेश्चन आपके दिमाग में बना है, शॉर्ट क्वेश्चन। सर वो 24,000 था ना, हाँ, आपने सर 23,000 की। 23,700 लिखा ना। उसने 300 रुपए का माल वापस कर देना भाई मेरे। हाँ हाँ सर। तब उससे आधा पर तुमने किसी को माल बेचा 24,000 रुपए का, उससे लेने, उसने 300 का सामान वापस कर दिया, तुम कितने पैसे लोगे उससे बताओ। 23,700। बस वही लिया। ठीक है, अब हम कविता की बात करते हैं। कविता को हमने यहाँ से, कविता से हमने 35,000 का गुड्स खरीदे थे और अपन ने उसको 30% कैश दे दिया था, 30% पैसा वापस दे दिया। तो 35,000 का 35,000 पेमेंट करना है। 35 अब यहाँ की अगर मैं इसकी एंट्री करूं तो इसकी एंट्री भी दो ढंग से हो सकती है, जैसे मैंने उस केस में किया था। एक एंट्री हो सकती है परचेजेस अकाउंट डेबिट, पूरा 35,000 रुपए, कविता 35,000। फिर दूसरी एंट्री हो सकती है कविता अकाउंट डेबिट, 30% दे दिया तो 35,000 का 30% कितना हुआ? 10,500। तो बस हमने कविता को 10,500 का पेमेंट कर दिया, वो तो उसी समय दे दिया। तो ये मैंने दो एंट्री कर दी, क्योंकि ये दोनों एंट्री एक टाइम पे हो रही है, एक ही समय हो रही है, तो मैं इन दोनों की एक एंट्री भी कर सकता हूँ, क्योंकि दोनों एक ही टाइम पे हो रही है। कि मैंने तो गुड्स तो खरीदे हैं 35,000 के, गुड्स तो हमारे पास, सामान तो 35,000 का खरीदा, हमने कैश दे दिया कितना, 10,500, 10,500 का कैश दे दिया अपन ने। कितना देना बाकी है कविता को? कविता को देना बाकी है, अब 10,500 इसमें से घटा दीजिए, 24,500। 24,500। तो अपन ने 35,000 का सामान खरीदा, 10,500 दे दिया। तो मैं या तो एक ग्रीन वाली दो एंट्री करूं या रेड वाली एक एंट्री करूं, दोनों का एक ही मतलब है। तो कविता को अभी, चाहे मैं एक एंट्री करूं दो एंट्री करूं, कविता को मुझे कितने रुपए देने हैं? 24,500। ठीक है, अब देखते हैं इस एंट्री में कविता को मुझे 24,500 रुपए देने। इसके बाद और कौन कौन सी एंट्री है कविता की? और कोई एंट्री नहीं है यहाँ पे ना, आगे पेज पे देखते हैं। हाँ, अब यहाँ पे देखिए, कविता को अपन ने 500 रुपए का सामान वापस कर दिया। 24,500 में कितने का सामान वापस कर दिया? 500 का। आप कितने रुपए? 500। अब कितना रुपए और देना है कविता को मुझे? 24,000। बस। तो ये जो पेड बैलेंस है, इसकी एंट्री हमारी जो हो जाएगी जुलाई 30 की, इसकी एंट्री हो जाएगी कविता अकाउंट डेबिट कैश 24। ये बात समझ में आई कि नहीं? यस सर, आ गई। यस सर, आ गई। ठीक है, तो ये वाला डाउट क्लियर हो गया आपका। तो इसको मैं हटाता हूँ, स्क्रीन को एक बार मैं बंद करता हूँ। ठीक है, अब मैं आता हूँ दूसरे डाउट्स पे। और आपने जो पूछे, किसी ने चैट पे भी कुछ डाला है अभी क्या? फ्रेट का अलग से ही, हाँ फ्रेट का अलग से ही अकाउंट बनेगा। फ्रेट अपन ने जो अलग दिया उसकी अलग एंट्री अलग होगी। फ्रेट अकाउंट डेबिट टू कैश, फ्रेट अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, ओके। अब अच्छा, ये एक डेप्रिसिएशन का आया है चैट में, भी छोटा सा पॉइंट है, इस मैं कवर करता जाता हूँ जो भी, क्योंकि डाउट्स आपके कई हैं, तो जो भी जैसे जैसे फटाफट जल्दी जल्दी होते जाते हैं मैं लेता जाता हूँ, है ना, वो आपको बताता हूँ। अब आपने पूछा डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन में क्या था? जैसे मान लीजिए मैंने आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है मशीनरी परचेज और ₹40,000, हमने 40,000 की मशीनरी खरीदी। तो 40,000 का ये एंट्री क्या बनेगी इसकी? 40,000 की जो मशीनरी खरीदी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ये एक ही बच्ची बोल रही है, बाकी किसी के जबान क्यों नहीं निकल रहा है आप लोगों को? ये क्या नाम है? एक सेकंड, ये भी एक नाम है, एक सेकंड, जस्ट अ मिनट। ये गौतम नापित, गौतम नापित कौन है? यस सर।
हाँ तुमने अभी, तुमको अभी चैट से बात हुई ना तुमसे मेरी, जी सर। है ना, तुमको मैंने पूछा था कौन है, तुमने अभी तक ये एक सेकंड, ये तुम्हारा ही नंबर है ना, ये मैंने अभी अभी जस्ट देखा उसको, तुमने अपना नाम उसमें भेजा है कि तुम हाँ उसके अंदर, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले तुमसे अभी मैंने एक रिस्पॉन्स देखा है, तुमने भी मुझे भेजा, तुम वही हो ना? यस सर। अच्छा तुमने अभी तक कोई काम क्यों नहीं भेजा मेरे को? तो हमने जो मशीनरी खरीदी तो हमारी एंट्री बनी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट। अभी इस क्वेश्चन में तो कैश अकाउंट ही आएगा, मैं कैश ही लिख देता हूँ। चलिए सर, अब आपको ये एक ट्रांजेक्शन हमारा ये हो गया। दूसरा हमारा अगर कोई ट्रांजेक्शन है, एक ट्रांजेक्शन नेक्स्ट दिया मैंने कि मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगाना, डेप्रिशिएट मशीनरी बाय 10%। तो 40,000 का 10% कितना हुआ? 4,000. 4,000। 4,000। तो मशीनरी जब डेप्रिसिएशन लगाते हैं, डेप्रिसिएशन का कोई मतलब, मुझे डेप्रिसिएशन का मतलब बताएंगे? हाथ उठाएंगे, मैं पूछता हूँ किसी से, दूसरे लोग जस्ट रेज हैंड। डेप्रिसिएशन का मतलब किस किस को मालूम? सिर्फ 2 ही लोगों ने हाथ उठा रखा है पूरी क्लास में। डेप्रिसिएशन का मतलब सिर्फ 2 ही लोगों को मालूम है पूरी क्लास के अंदर। शिवम पाटीदार, अच्छा बताओ व्हाट इज डेप्रिसिएशन का क्या मतलब होता है? अच्छा कई लोगों को मालूम। हाँ शिवम पाटीदार बताइए। आकाश, हाँ शिवम पाटीदार, डेप्रिसिएशन क्या होता है? असेट्स में जो कम हो जाते हैं उनके जो, अच्छा कैसे कम हो जाते हैं? आग लग जाती है, कम हो जाती है चोरी हो जाता है, यूज करने से यूज करने से। हम एसेट्स को यूज करते हैं। कौन सी एसेट्स? बिल्डिंग। द लैंड एक ऐसी एसेट है जो यूज करने से जिसमें डेप्रिसिएशन नहीं लगता। बिल्डिंग है, मशीनरी है, fixed फर्नीचर assets. है, गाड़ियां हैं, फिक्स एसेट्स, बिल्कुल फिक्स एसेट्स। जब हम फिक्स एसेट्स को यूज करते हैं तो उनके अंदर डेप्रिसिएशन लगने से, वो एसेट्स यूज करने से उनकी कमी, वैल्यू में जो कमी आती है उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। दैट इज डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन का अगर क्वेश्चन में परसेंटेज दे रखा है कि 10% लगाना है डेप्रिसिएशन, तो यहाँ पर एक सेकेंड सर, क्वेश्चन ये है कि डेप्रिसिएशन मशीनरी में हुआ है तो सिर्फ मशीनरी के अमाउंट से पैसे कटेंगे या उसमें लगे चेंजेस के अमाउंट से भी? ये चेंजेस का मतलब नहीं समझ आया बेटा, चेंजेस से क्या मतलब है? आकाश पांडे बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप चेंजेस से? सर चार्जेस, मतलब चार्जेस जो उसमें चार्जेस लगे हैं, इंस्टॉलेशन चार्जेस और वो कार्टेज का, तो मतलब उन सबको मिला के 10% करेंगे या सिर्फ मशीनरी का ही? समझ गया इसका क्वेश्चन क्या है। ठीक है, मैं आता हूँ उस पॉइंट पे। तो पहले इस पॉइंट को खत्म कर देता हूँ, जिन बच्चों को नहीं भी आ रहा होगा। तो डेप्रिसिएशन लगाए मशीनरी पे 10%। तो मशीनरी कितने की? 40,000 की। तो 40,000 का 10% कितना हुआ? 4,000। तो यहाँ पे मेरी एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट मशीनरी। ये हमारी एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन टू मशीनरी। इज दैट ओके? क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब दूसरा क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है कि भाई हमने सपोज हमने मशीनरी खरीदी, rupees 4,000 paid for carriage and rupees 6,000 paid for installation. हमने मशीनरी खरीदी 40,000 की और हमने 4,000 रुपए कैरेज में दिए। कैरेज का मतलब है उसको लाने ले जाने में ठेला भाड़ा तो नहीं लगा, मशीनरी पे ट्रक से गया या बड़ी सी गाड़ी में, लोडिंग रिक्शा में गया, जिसमें भी गया उसमें, या एक शहर से दूसरे शहर में आया होगा, हमने कहीं बाहर से, उसमें 4,000 रुपए लगे। तो मशीनरी कितनी होगी? 44,000। और 6,000 रुपए अपन उसमें खर्च के उसको लगाने के, फिट करने। इंस्टॉलेशन माने मशीनरी जब लगती है तो मशीनरी ऐसे तो नहीं कहीं पे भी रखने से चालू हो जाएगी। जब आप मशीनरी चालू करना चाहोगे तो मशीनरी के लिए हो सकता है आपको फाउंडेशन बनाना पड़े,
उसके लिए सीमेंट का नीचे जिसमें मशीनरी लगेगी, उसके लिए तार की लगेगी, बिजली के पॉइंट लगेंगे, पावर मोटर लगेगी जिससे वो जुड़ेगा, है ना। मशीनरी के ऊपर कुछ वो उसका शेड बनाना पड़ सकता है। तो ये सारा खर्चा जो मशीनरी को इंस्टॉल करने का, उसको लगाने का, वो भी लग गया। ठीक है, अब मुझे इसकी एंट्री चाहिए कि मैं जिस बच्चे से पूछता हूँ वो मुझे जवाब देंगे। ठीक है, श्री हरि तुम बताओ इसकी एंट्री क्या बनेगी। मशीनरी खरीदी हमने 40,000 की, 4,000 रुपए उसके कैरेज में लगे और 6,000 रुपए उसको इंस्टॉल करने में लगे। इसकी एंट्री क्या बनेगी। श्री हरि की आवाज, श्री हरि को आवाज नहीं आ रही मेरी। यस सर। हाँ, एंट्री बताओ इसके फटाफट। और ये यशवर्धन शर्मा तुम मुझे चैट में डालो, पर्सनल चैट में एंट्रीज। श्री हरि तुम्हारा वीडियो ऑडियो ऑन है क्या है, कहाँ हो? मुझे दिखना चाहिए कहाँ है श्री हरि। सर मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा। हाँ ठीक है, आगे है। टू कैश अकाउंट 40,000 रुपए। हाँ तो मैं लिखता जा रहा हूँ तो मुझे एंट्री बताते जाओ। ठीक है, कुछ बच्चों ने हाथ उठाया है, मैं उनसे पूछने की कोशिश करूंगा। मशीनरी अकाउंट डेबिट, सारी मशीनरी कितने से डेबिट होगा, 40,000 से। जी सर। अच्छा ठीक, और कैश कितने से क्रेडिट होगा। नहीं सर, अभी उसमें वो पेड होंगे ना चार्जेस। बताओ ना, क्या लिखूं। मशीनरी अकाउंट डेबिट 40,000 रुपए और चार्जेस अकाउंट 4,000 रुपए। अच्छा ये मतलब है, ये कैरेज है वो, जी सर। है ना। कैरेज अकाउंट डेबिट 4,000। 4,000 रुपए। अच्छा, और वो सर 6,000 रुपए भी डेबिट होंगे। इंस्टॉलेशन, जी सर। इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, मैं शॉर्ट में लिख दिया इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस 6,000 रुपए। जी सर। और टू कैश 50,000 रुपए। अच्छा, एक और दूसरे बच्चे से मैंने पूछा था, उसकी एंट्री क्या है। यशवर्धन कहाँ गया। यशवर्धन तुम हो क्लास में। मैं तो बाहर कर दूं, तुम क्लास में नहीं हो, सो रहे हो तो मैं बाहर करता हूँ। यशवर्धन शर्मा, हाँ या ना। वाह ठीक है, और गौतम नापित, इसकी एंट्री बताओ तुम। ये जो एंट्री ट्रांजैक्शन है, सेम एंट्री है कि अलग एंट्री। यस सर। हाँ बताओ एंट्री। मशीनरी खरीदी 40,000 की, 4,000 रुपए कैरेज पे दिया, कैरेज माने लोडिंग अनलोडिंग के लिए, और 6,000 रुपए इंस्टॉलेशन में। एंट्री बताओ, यही एंट्री होगी कि कोई और एंट्री होगी। सर यही होगी। अच्छा ठीक है, और ये एक अभी 2 बच्चे आए, ये क्यों आए। आयुष पटेल, अभी तुम इतनी लेट क्यों आए क्लास के अंदर। सर मैं बी ग्रुप वाला हूँ, बी ग्रुप वाला। अच्छा, तुम अटेंड करके देखना चाह रहे हो, है ना, कि मैं इस क्लास हाँ को हाँ सर, कैसे मैं पढ़ा रहा B हूँ, है ना। ठीक है, यशवर्धन शर्मा तुम्हारी आवाज नहीं आ रही मेरे को। हाँ सर, वो क्या हो गया, मैं अभी वो लिख रहा था एंट्री, इसलिए बोल नहीं पाया बीच में। हाँ तो मैंने तो इसलिए तुमको क्लास के बाहर कर दिया था, हाँ। है ना। अब तुम वापस तुमने फिर दरवाजा खटखटाया क्लास का, तो मैंने तुमको एडमिट किया। मुझे एंट्री बताओ इसकी। हाँ सर, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डायरेक्ट भी कर सकते हैं 50,000 क्यों। कर सकते हैं ना सर, क्योंकि मशीनरी पे ही खर्चा हुआ है ना वो सारा। तो ये वाली एंट्री भी कर सकते हैं, वो एंट्री भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई एंट्री कर सकते हैं सर। हाँ सर। तुम्हारा कहना है एक एंट्री, यशवर्धन शर्मा का कहना ये हो रहा है कि अपन एक एंट्री ये भी कर सकते हैं और दूसरी एंट्री हम ये भी कर सकते हैं। कह रहा है कि ये जो कैरेज दिया और इंस्टॉलेशन दिया, ये अपन ने मशीनरी पे खर्च किया है, तो ये पैसा भी मशीनरी के अंदर ही जोड़ा जाएगा, ऐसा यशवर्धन का कहना हो रहा है। तो उसका ये कहना हो रहा है कि ये हम दोनों एंट्रीज कर सकते हैं। इसका ऐसा कहना हो रहा है कि ये दोनों एंट्रीज कर सकते हैं, हम एंट्री ए भी कर सकते हैं और हम एंट्री बी भी कर सकते हैं, ऐसा यशवर्धन का कहना है। हम एंट्री ए भी कर सकते हैं और ये एंट्री बी भी कर सकते हैं। देवेंद्र तुम बताओ कौन सी एंट्री सही है, दोनों सही है कि कोई एक एंट्री सही है।
सो फर्स्ट वाली एंट्री सही होगी क्योंकि उसमें अपन एक्सपेंसेस भी शो कर रहे हैं। सेकंड वाले में एक्सपेंसेस शो नहीं हो रहे हैं। ये रेडमी कौन है? रेडमी अपना नाम चेंज करो। तुम्हारा नाम क्या? मुझे नाम चाहिए। अच्छा, ये क्या है? शीतल खुशवा, तुम बताओ कौन सी एंट्री सही है? दोनों सही है कि कोई एक सही? सर दोनों सही। नहीं, शीतल कुशवाहा दूसरी है, लड़की है। सर तुम्हारे सर लड़के के सर बारे में। दोनों सही है। अच्छा, दोनों सही। क्योंकि जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसमें जितना भी खर्चा आता है तो हम उसकी ओरिजिनल कॉस्ट में ही ऐड करते हैं। उसकी ओरिजिनल कॉस्ट में ऐड करते हैं। तो ओरिजिनल कॉस्ट में ऐड करते हैं तो बी वाली सही होनी चाहिए। फिर तो ओरिजिनल कॉस्ट तो 50,000 की पड़ी। ओरिजिनल तो ए में तुमने ओरिजिनल कॉस्ट में कहाँ ऐड किया? ए में तो तुमने खर्चे अलग दिखाए। ए में कंपाउंड एंट्री कर दी है। नहीं नहीं, ए एंट्री भी कंपाउंड है, बी एंट्री भी कंपाउंड है। दोनों में फर्क क्या है? ए एंट्री भी कंपाउंड है, बी एंट्री भी कंपाउंड है। कंपाउंड किसको कहते हैं? तो आपने पूछा है तो वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। कंपाउंड और सिंपल एंट्री क्या होती है? अगर मैं यहाँ पे 2 एंट्री करता हूँ, सपोज अपन ए एंट्री की 2 एंट्री करता हूँ, क्या करता हूँ? मशीनरी अकाउंट डेबिट 40,000 टू कैश 40,000, और दूसरी एंट्री करता हूं कैरेज अकाउंट डेबिट 4,000, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस डेबिट। इसको भी मैं अलग अलग कर सकता हूँ, 3 एंट्री भी कर सकता हूँ। इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस डेबिट 6,000। बंद करिए अपना जरा। 10,000, ये 10,000। मैं ये इतने शोर में आप बैठ के कैसे पढ़ रहे हो? ये 2 एंट्री जो करने की बजाय अगर मैं ये 1 एंट्री करता हूं तो कंपाउंड होती है। कंपाउंड तो दोनों ही है कंपाउंड। मैंने यहाँ पे ये 2 एंट्री की, ठीक है, ये 2 एंट्री करता हूँ। इस 2 एंट्री की जगह पे मैं 1 एंट्री कर रहा हूँ ये वाली, तो ये कंपाउंड है, ठीक है। इसको हटाना ही पड़ेगा। हाँ ठीक है, ये म्यूजिक सुनने थोड़ी बैठे हैं हम यहाँ, ये नाम भी नहीं बदल रहा, ठीक है। तो ये जो है हमारी कंपाउंड एंट्री, ये इसका मतलब क्या हुआ? हम यहाँ पर या पे मैं ये 2 एंट्री करूं या फिर ये 1 एंट्री करूं, तो ये वाली जो एंट्री है ये कंपाउंड ही है मैडम, ये कंपाउंड ही है। कंपाउंड का मतलब है 2 की जगह 1। और अगर मैं नीचे वाली एंट्री की भी अलग अलग एंट्री करना चाहूं तो भी कर सकता हूं। मैं आपको ये चीजें समझा रहा हूँ, बहुत बेस छोटी छोटी चीजें आपको सबको समझ में आनी चाहिए, तभी ये हटाओ यहाँ से। अब मैं अगर नीचे वाली एंट्री की भी 2 अलग अलग करना चाहूं तो 2 अलग अलग कर सकता हूं। एक एंट्री हुई हमारी मशीनरी अकाउंट डेबिट 40,000, कैश 40,000, ये एक एंट्री हो गई इसकी। दूसरी एंट्री जो खर्चे दिए क्योंकि उसने मशीनरी में जोड़ दिया है, तो दूसरी एंट्री मशीन खर्चों की अलग से भी कर सकता हूँ, वो भी मशीनरी में ही डेबिट होगा 10,000, कैश तो 10,000। तो मैंने आपको ए एंट्री और बी एंट्री दोनों एंट्री की अलग अलग एंट्री भी बता दी। तो अगर मैं ये 2 एंट्रीज कर रहा हूं तो भी सही है, और अगर मैं इसकी कंपाउंड एंट्री कर रहा हूं तो ये वाली कंपाउंड एंट्री हो गई, इसकी कंपाउंड एंट्री नीचे बी वाली होगी। मैं 10,000 की खर्चे की अलग एंट्री कर सकता हूं। ऐसा भी तो हो सकता है। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। आज क्या तारीख है? 14 तारीख। आज मैंने मशीनरी खरीदी 40,000 की बंबई से, और उसको 40,000 का पेमेंट किया, तो मैंने आज 40,000 की एंट्री करूंगा। कौन सी एंट्री करूंगा? ऊपर वाली, ये वाली एंट्री करूंगा। लेकिन जब माल मेरे मशीनरी बंबई से मेरे पास पहुंची, तो मेरे पास पहुंची 2 दिन बाद, तो मैंने कैरेज कब किया? 2 दिन बाद दिया। ये कैरेज कब दिया? 2 दिन बाद दिया। इंस्टॉलेशन कब दिया? 2 दिन बाद दिया। तो ये एंट्री मैं बाद में करूंगा, मशीनरी टू कैश। तो मैं अलग अलग एंट्री भी कर सकता हूँ, ठीक है, अलग अलग भी कर सकता हूँ। और अगर एक ही दिन कर रहा है तो मैं कंपाउंड एंट्री करता हूँ। तो ये कंपाउंड एंट्री वाला पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे सीधा सा भी ये था
मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा था, मैंने आपसे क्वेश्चन ये पूछा था कि आपको मुझे ये बताना है कि इन दोनों में से कौन सी एंट्री सही है, ये ऊपर वाली ए वाली सही है कि बी वाली सही है, मेरा क्वेश्चन था। आयुषी दुबे सर ए वाली सही है। आयुषी दुबे तुम क्या कहती, ए वाली सही है कि बी वाली सही कि दोनों सही? सर दोनों सही है। दोनों सही, ठीक है। और कोई लोग कुछ कहना चाहते हैं? मैं जिससे आर्यन जैन तुम बताओ। सर दोनों सही है। ठीक है, एक बच्ची अभी आई है पलक। पलक इतनी लेट क्यों आई है क्लास में? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पलक, तुमको मेरी आवाज आ रही है पलक को? पलक की आवाज नहीं आ रही। ये कुछ डिस्टर्बेंस है। चलो अच्छा, देखते हैं, बाद में बात करूंगा, कोई प्रॉब्लम होगी उसके साथ। पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं, इन दोनों में से सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाली एंट्री सही है, नीचे वाली एंट्री सही नहीं है। सॉरी, नीचे वाली एंट्री सही है, ऊपर वाली ए एंट्री आपकी वो है, ठीक है। अरे यार गलत हो गया, ये हटाना किसी और को था, हट कोई और गया। वो क्या नाम, आरजू हरनावत कौन है वो बच्ची? वो दोबारा आ जाए भाई, बटन गलत प्रेस हो गया, ठीक है। तो मैं आपसे ये चीज कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे, हाँ उसको मैं आने देता हूँ। ठीक है, तो मैं बस छोटा सा, हाँ यहाँ पर एक चीज ये है, ये जो लॉजिक दिया गया है कि हम जब मशीनरी खरीदते हैं, तो मशीनरी खरीदते समय हमारे पास जो मशीनरी हमको घर पे आके पड़ी है वो 50,000 की पड़ी है। तो ये जो खर्चे हैं ये सारे के सारे हम मशीनरी में ही जोड़ देते हैं, इन खर्चों को हम अलग से नहीं दिखाते हैं, ठीक है। तो आप ये वाली एंट्री नहीं करोगे। कब? जब आप मशीनरी खरीदते हो, बिल्डिंग खरीदते हो, फर्नीचर खरीदते हो, संपत्तियां खरीदते हो कोई भी, तब आपकी एंट्री होगी, वो सारे खर्चे आप उसी में जोड़ दोगे। गुड के साथ भी ऐसा ही होगा। अब गुड के साथ क्या होगा, 2 मिनट रुक जाइए आप उसके लिए। तो भाई साहब, जब हमने मशीनरी में ही ये 50,000 रुपए जोड़ दिया है, हमारी एंट्री मशीनरी ही 50,000 की हो गई है। तो अब अगर आपसे बोला जाए कि भाई मशीनरी पर डेप्रिसिएशन लगाइए, डेप्रिशिएट मशीनरी बाय 10%, आपको बोला जाएगा, तो आप मशीनरी आज अब आपकी बुक्स में कितने रुपए की है? 40,000 की है कि 50,000 की है, बताइए। 50,000। 50,000। ये 10% आप 10% आप 50,000 रुपए लगाएंगे, ठीक है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, ये बताइए। यस सर। तो जब मशीनरी ही 40 की नहीं, मशीनरी अपने को 50,000 की पड़ी। मशीनरी, देखिए इसके लिए एक शब्द यूज होता है, हम लोग क्लास में यूज करते हैं, वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए। वर्किंग कंडीशन, हम जब कोई एसेट खरीदते हैं उसको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए वर्किंग कंडीशन का मतलब क्या हुआ? काम करने योग्य स्थिति में लाने के लिए जो खर्चे लगते हैं वो सब उसी में जोड़ देते हैं वर्किंग कंडीशन में। वर्किंग कंडीशन का मतलब है हमने मशीनरी खरीदी थी बॉम्बे से, तो बॉम्बे में तो मशीन का काम नहीं था, इंदौर में था ना काम। मेरे को तो इंदौर में चाहिए थी मशीन, तो जब इंदौर में आएगी तब मेरे काम आएगी। अच्छा, मशीन आ गई इंदौर में, पड़ी है डब्बे में पैक, पेटी वेटी में सब लकड़ी के और जिसमें भी पैक। अब वो मशीन वैसे भी काम की नहीं है, मैंने मशीन को खोल भी दिया तो भी काम की नहीं। यार मशीन को फिट तो करो, उसको जोड़ो तो सही, बिजली उसमें मोटर लगाओ, उसमें तार जोड़ो, उसका फाउंडेशन बनाओ, टाइट करो मशीनरी को, उस पर जो कुछ करना है वो करो, तब तो मशीन चलेगी। तो वर्किंग कंडीशन में मशीन कब आएगी? जब कैरेज देंगे। वर्किंग कंडीशन मशीन कब आएगी? जब इंस्टॉलेशन देंगे, तब वर्किंग कंडीशन में आएगी। तो ये सारे खर्चे हम मशीनरी में जोड़ देते हैं, तब जाके मशीनरी की कीमत निकलती है। मैंने फर्नीचर खरीदा, अरे कहाँ से खरीदा?
मैंने 20 किलोमीटर दूर से, अब वो फैक्ट्री वहां से मेरे घर पे आने में उसमें खर्चा लगेगा, तब मेरे काम का है ना फर्नीचर, तो वो मैं जोड़ूंगा उसके अंदर। ठीक है, तो ये सारे खर्चे हम मशीनरी की कॉस्ट में जोड़ते हैं, और फिर जब मशीनरी की पूरी कॉस्ट आ जाती है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है। तो ये जो डाउट था ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। यस सर। अब मैं गुड्स पे आता हूँ। एक बच्चे ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा और वो मुझे जवाब देना था, बट अभी पूछा, आर्यन ने पूछा, किसने पूछा था, गुड्स का। वो गुड्स वाले पॉइंट पे मैं आता हूँ। पहले इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, वो मैं ट्रांजैक्शन बताता हूँ। एक आपने देखा होगा कि हमने सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदी, सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदी या फिर गाड़ी खरीदी, कुछ भी ले लो, व्हीकल खरीदी। वो सेकेंड हैंड मशीनरी या व्हीकल परचेज्ड for rupees 20,000 and paid rupees 2,000 for overhauling and servicing। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमने सेकेंड हैंड खरीदी, पुरानी गाड़ी खरीदी है या पुरानी मशीन खरीदी है, तो उसको काम करने स्थिति में लाने में उसको सर्विसिंग कराई, उसके पार्ट्स खुलवाए, उसमें ऑयलिंग करवाई, साफ सफाई करवाई मशीन की, है ना, उसमें कुछ अगर रिपेयर था थोड़ा बहुत रिपेयर करवाया, ओवरहॉलिंग कराई उसकी, तब वो मशीन हमारे काम करने लायक बनी है। तो आपके हिसाब से ये 2,000 का खर्चा मशीनरी की कीमत में जोड़ के लिखेंगे कि बिना जोड़े लिखेंगे? जोड़ के लिखेंगे। जोड़ के लिखेंगे सर। बिल्कुल। तो अब यहाँ पे जो हमारी एंट्री होगी वो होगी मशीनरी अकाउंट, क्योंकि देखिए मशीनरी अकाउंट या फिर व्हीकल जो भी हमने खरीदी, कैश, तो ये हमने चूंकि जानबूझ के क्वेश्चन में दिया है ना सेकेंड हैंड। अब आज नई गाड़ी के लिए सर्विसिंग की जरूरत थोड़ी पड़ती है। अगर नई गाड़ी नई मशीनरी खरीदो उसमें भी सर्विसिंग करानी पड़ जाए, और आप एकदम शोरूम से नई स्कूटी उठा के लेके आए, खरीद के लाए, और आते उसमें रिपेयरिंग करनी पड़ जाए, तो फिर क्या मतलब है यार? नई गाड़ी का क्या मतलब? नई गाड़ी तो अच्छी चलनी चाहिए दमादम। फिर उसको, और वो रिपेयरिंग लगेगी, सर्विसिंग लगेगी 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, साल भर बाद। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन इसीलिए कह रहा है भाई सर्विसिंग नई गाड़ी में नहीं कराई अपन ने, नई गाड़ी में जब कराएंगे 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, तब थोड़ी जोड़ेंगे मशीनरी की कीमत में, गाड़ी की कीमत में, तब तो उसको खर्चे में दिखाएंगे। मैंने मशीनरी खरीदी, मान लीजिए मैं आपसे ये कहता हूं कि मैंने मशीनरी खरीदी आज 14/12/2021 को, ये गाड़ी खरीदी, परचेज किया अपन, क्या करते पर गाड़ी परचेज व्हीकल और ₹20,000, 20,000 की गाड़ी अपन ने आज खरीदी, और 3-4 महीने चला लिए अपन ने। 3-4 महीने चलाने के बाद आज अपन ने मान लीजिए 20 मार्च 2022 को हमने रिपेयर करवाया, रिपेयर ऑन व्हीकल। तो भाई ये उसकी वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए थोड़ी किया उसको काम करने योग्य फॉर ₹2,000। ये उसको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए नहीं खर्च किया, ये तो वर्किंग कंडीशन में जब खरीदी थे तब थी, ये तो बाद में कुछ उसमें टूट फूट हुई है, सर्विसिंग कराई है, तो ये उसकी कीमत में नहीं जोड़ेंगे, ये तो रिपेयर में ही जाएगा, ये तो रिपेयर में ही जाएगा, ये गाड़ी की कीमत में नहीं जोड़ा जाएगा। रिपेयर एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट कैश, ये रिपेयर में लिखा जाएगा, मरम्मत खाते में जाएगा, ये मशीनरी की गाड़ी की कीमत में नहीं जोड़ा जाएगा, ये खर्चे में लिखा जाएगा। ये खर्चा है उसको चलाने का, उसको यूज करने का खर्चा, उसकी कीमत में नहीं जोड़ेगा। खरीदी कब थी अपन ने? जब खरीदी थी तब 20,000 की ही थी, तो ये खर्चा, ये चीज अलग है, ये चीज अलग। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग, ये क्वेश्चन बिल्कुल साफ साफ अलग बात कह रहा है। ये तो कह रहा है कि भाई हमने खरीदी ही सेकेंड हैंड गाड़ी, और खरीदते ही हमने उस पर खर्चा भी किया, तो इसीलिए उसकी कीमत में हम इसको ऐड करें। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई सबको? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर। अब मैं आपसे एक जो क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर हम खरीदते हैं गुड्स, परचेज गुड्स माने जिसका बिजनेस है हमारा, गुड्स माने जिस चीज का हम
बिजनेस करते हैं जिस चीज के लिए हम हैं, हमने बिजनेस ही उसी चीज के लिए चालू किया। हमको अगर कपड़ा बेचना है तो हमने दुकान ही खोली कपड़े बेचने की, तो ये तो हमारा मेन काम, हमारा काम ही कपड़े बेचने का। फर्नीचर बेचने का हमारा काम थोड़ी है, फर्नीचर हमने लगा रखा है अपने काम के लिए, हमने गाड़ी लगा रखी है अपने काम के लिए, हमने बिल्डिंग अपने काम के लिए खरीद रखी है, तो हमारा काम थोड़ी मशीनरी बेचने का, हमारा काम तो कपड़े बेचने का। हमारे अगर किराने की दुकान है तो किराने का सामान बेचने का हमारा बिजनेस है, हमारा जो उसके अंदर तामझाम है वो उसका बिजनेस थोड़ी। तो ये गुड्स मतलब जिस चीज का हमारा बिजनेस है, जो हमारे लिए सामान है खरीदने बेचने का। परचेज गुड्स फॉर रुपीज 20,000, 20,000 के सामान खरीदा, और अपन ने उसमें और खरीदते समय ही एंड पेड कैरेज, भाड़ा लग गया मंगवाने का सामान रुपीज 700 रुपए का भाड़ा लग गया। तो क्या होगा, यहाँ पर जब गुड्स खरीदते हैं तो गुड्स के केस में जो खर्चे होते हैं वो अलग लिखे जाएंगे, अलग लिखे जाएंगे। हमारी एंट्री की परचेज अकाउंट डेबिट 20,000, कैरेज अकाउंट डेबिट 700, कैश 20,700। तो जब हम सामान खरीदते हैं और उसमें खर्चा देते हैं अलग लिखेंगे। हम चाहें तो इनकी अलग अलग एंट्री भी कर सकते हैं। तो मैं ये दो एंट्री भी कर सकता हूं और इन दो एंट्री की एक कंबाइंड एंट्री भी कर सकता हूं। क्यों कर सकता हूं? क्योंकि ये दोनों ट्रांजैक्शन एक ही टाइम पर हो रहे हैं। ये खरीदने का और कैरेज दोनों पेमेंट का एक ही समय पर हो रहा है, इसलिए अगर अलग अलग दिन होते तो अलग अलग एंट्री करनी पड़ती मेरे को। ठीक है, ये आपको गुड्स का जो क्वेश्चन था वो भी क्लियर हो गया और ये एसेट का भी हो गया। जो ऐसी चीज खरीद रहे हैं जो हम इस्तेमाल करेंगे तो उसके खर्चे उसी में जोड़ देंगे। जो चीज हम बेचने के लिए खरीदते हैं उसके खर्चे हम अलग दिखाते हैं। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, अब मैं आ रहा हूँ दूसरे डाउट्स जो आप लोगों ने पूछे हैं। ओके, चैट में देखता हूँ, उसमें देखता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में आपने पूछा है ना मेरे से। जस्ट अ मिनट, एक्चुअली क्या है, मैसेज आया जाते हैं तो ऊपर नीचे हो जा रही है मेरी चैट व्हाट्सएप पे। सर शीट नंबर 3 का क्वेश्चन 5 बता दीजिए। शीट नंबर 5, शीट नंबर 3 का क्वेश्चन 5। शीट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 5। ओके, हमने बैंक से ये वाला पूछ रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 सर, ये क्वेश्चन नंबर ये वाला। यस सर। ओके, ये ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं यहीं ले आता हूं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा नीचे ले लेता हूं, आपको ठीक रहेगा। ओके, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कमल जो है, कमल वो इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया। दिवालिया का मतलब वो पैसे नहीं दे पाएगा, पूरे पैसे जो हमने उससे लेने वो नहीं दे पाएगा। उससे हमें 1 रुपए में 70 पैसे मिले। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। 100 में 70 मिले मतलब 100 में से 70%। 1 रुपए इन रुपी 70 पैसा, रुपए में 70 पैसे का मतलब होता है 100 पैसे में 70 पैसे, मतलब 70%। अगर किसी से 1000 लेना है तो 700, 100 रुपए लेने तो 70 रुपए।
10,000 लेने तो 7,000, बस इसका मतलब इतना है। किसने दिए? उसके ऑफिशियल रिसीव। जब कोई दिवालिया हो जाता है तो दिवालिया ऐसे नहीं होता आप कह दो कि पैसे हजम करने के लिए आपने उधार ले लिए, कहते मैं तो दिवालिया हो गया, मेरे पास है नहीं पैसे, मैं कहां से दूंगा। ऐसे नहीं होता। कोर्ट में केस होगा, मुकदमा चलेगा आपके ऊपर, तो उस कोर्ट में आपकी सारी संपत्तियों की डिटेल ली जाएगी। कोर्ट में फिर कोर्ट एक किसी व्यक्ति को अपॉइंट करता है कि आप इसकी संपत्तियों को बेचो और ये लोन चुकाओ इसका ऊपर। तो कोर्ट डिक्लेयर करता है कि हाँ इस व्यक्ति को दिवालिया घोषित करता है। ऐसा नहीं होता कि कोई भी कह दे हजम करने के लिए पैसा, लोग करते हैं, ठीक है, वो अलग बात है कि कोर्ट में भी साबित कर देते हैं, तो लेकिन वो अलग मुद्दा है, अभी हम उसमें नहीं जा रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि आपको ये साबित करना। तो उसका जो ऑफिशियल रिसीवर माने जो सरकारी रूप से उसको व्यक्ति को अपॉइंट किया कि भाई इसकी संपत्तियों का निपटारा करने के लिए, वो उससे आपको 70 पैसा मिला, बस और नहीं मिला। कितना लेना कितना था, कितना डेट कितना था, लेना कितना था? 2,000 रुपए। 2,000 रुपए लेने थे, दिवालिया हो गया बंदा, 70 पैसा मिला। उसके जो रिसीवर अपॉइंट हुआ था, जो कोर्ट ने डिक्लेयर किया था इससे करने, उसको 70 पैसे। तो आप अगर 100 रुपए में 70 पैसे मिले तो 2,000 रुपए में कितने रुपए मिले अपने को? 1400 1400 और बाकी 600 रुपए क्या हुए? बैड डेब्ट्स। डूब गए। Bad debts, उसको बोलते हैं बैड डेट्स। डेट्स ये डेट है, डेट माने जो पैसा ले रहा है, बैड माने खराब हो गया, डूब गया पैसा। डेट्स 3 तरह के होते हैं। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और बताता हूँ, फिर इस पॉइंट पे आता हूँ, क्योंकि ये सब पॉइंट्स आएंगे जो आते जा रहे हैं, मैं बताते जा रहा हूँ, क्योंकि आपको बहुत कुछ सिखाना है। डेट्स माने जो उधारी का मतलब डेट्स। डेट्स कितने तरह के होते हैं? एक तो गुड माने मिल जाएंगे पैसे, बहुत अच्छे। एक होते हैं डाउटफुल, अरे पता नहीं मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, संशय है, इस पे डाउट है। और एक होते हैं बैड, जो डूब गए। तो ये 3 तरह के डेट्स होते हैं। गुड माने बढ़िया, कोई चक्कर नहीं, बिल्कुल पार्टी अच्छी है, पैसे तो मिल जाएंगे, कहीं नहीं जा रहे। डाउटफुल आ रहे हैं, आप देखते हैं यार कितने मिलते हैं कितने नहीं मिलते, थोड़े पूरे तो नहीं मिलेंगे, थोड़े से कम मिलेंगे, कितने कम मिलेंगे मालूम नहीं है, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे ये भी नहीं मालूम है। ये सब डाउट है, संशय, मन में डाउट है कि मिलेगा कि नहीं। बैड माने मालूम है यार मिलेगा ही नहीं, डूब गया, अब चांस नहीं है, अब मिल जाए कभी तो बात अलग है, लेकिन चांस तो नहीं है मिलने का। दैट इज बैड डेट्स। तो यहाँ पर 70 पैसे मिला, 1400 रुपए, 1400, बाकी का तो डूब ही गया। अब वो ऑफिशियल रिसीवर ने दे दिया, अब आप तो कुछ कर नहीं। अब वो अगर होगा बाद में, उसको भी हम देखेंगे कि बाद में कैसे होता है। तो ए वाली जो हमारी एंट्री होगी वो कैश अकाउंट डेबिट, कितने? 1400। फिर बैड डेट्स का मतलब हो तो वो डेट्स जो डूब गए, कितने? 600 रुपए। तो कमल को क्रेडिट कर देंगे 2,000 पैसे। हमारी ये एंट्री बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू कमल। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। कोई कुछ कह रहा था? सर ये 70 पैसे की वो कैसे निकालेंगे? 70% निकालो, 2,000 इंटू 70 अपॉन 100। प्रतिशत निकालते नहीं है, परसेंट ऐसे निकालते। यहाँ पे ये लाइन आएगी 70%। परसेंट निकालते हैं, किसी 10% निकालते हैं। अपन कैसे निकालते हैं? 50,000 का 10% कैसे निकालते हैं? 50,000 इंटू 10% अपॉन 100 ऐसे निकालते हो ना? 10%, वैसे 70% निकालेंगे। बस यहाँ पे 10 की जगह 70 आ गया, और कुछ फर्क नहीं। तो 70 पैसा इन रुपये का मतलब है 70%। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर इफ इन केस किसी क्वेश्चन में पैसे दिया हुआ है तो उसे क्या हम मतलब वो मानेंगे कि इतना परसेंट उन्होंने दे दिया, इतना नहीं दिया? देखिए क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि जैसे इसी में दिया, यही ऐसे ही पैसे की बात कर रहे हो ना, ऐसे ही। यस सर। तो ये बोला है कि 1 रुपए में 70 पैसे, तो 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100। तो मतलब 100 में से 70, मतलब 70% ही हो गया ना वो।
अगर क्वेश्चन में बोला 1 रुपए में 70 पैसे, 1 रुपए में 70 पैसे, तो 1 रुपए में 70 पैसे का मतलब हो गया 70%। 100 पैसे में से 70 पैसे मतलब 70% ही हो गया। ठीक है, यस सर, थैंक यू सर। अब नेक्स्ट, अब ये दूसरा क्वेश्चन है, राम हु ओड अस। अब आप मुझे इसकी एंट्री बताएं। राम जिसे 1000 रुपए लेने थे, वो दिवालिया हो गया। बैंकरप्ट और इंसॉल्वेंट का एक ही मतलब है। इन दोनों शब्दों का एक ही मतलब, मैं इंसॉल्वेंट बोलूं या बैंकरप्ट बोलूं, दोनों का मतलब होता है दिवालिया हो गया। इंसॉल्वेंट हो गया या बैंकरप्ट हो गया। बैंकरप्ट मतलब उसके खाते वाते बैंक में सब पैसा 50 पैसा, 1 रुपए में 50 पैसे मिल रहे हैं, तो 1000 रुपए में अपने को कितने पैसे मिले? 500। बाकी डूब गए। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? इसकी एंट्री भी वैसी बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट 500 से, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 500 से, टू राम 1000 से। बिल्कुल वही एंट्री है। दोनों में, एक में 70%, एक में 50%। इज दैट ओके? यस सर। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताएंगे। पहले फिर मैं थर्ड वाली एंट्री पे आता हूं। जैसे कि मान लीजिए, बहुत ध्यान से देखिएगा आप चीज का, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैंने दिया सोल्ड गुड्स ऑफ ₹4,000 टू सोहन को अपन ने 4000 के गुड्स बेचे। इसकी एंट्री क्या बनेगी? टू सेल्स अकाउंट। सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 4000। ठीक है, फिर मैं आपसे कहता हूं सोहन ₹2000। सोहन ने 2000 रुपए दे दिए। इसकी एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू सोहन 2000। अब मैं आपसे कहता हूं कि सोहन was declared insolvent। सोहन इंसॉल्वेंट हो गया एंड 40 पैसा रुपी was received। सोहन से रुपए में 40 पैसा मिला। तो सोहन से कितने रुपए लेने हैं अभी अपने को? 2000 में कितना मिला अपने को? सर 800। 800। तो मेरी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट 800, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 1200। यहाँ पर किसी को डाउट है कुछ तो पूछिएगा। यहाँ तक क्लियर है ये बात? सोहन से 2000 रुपए लेने थे, 4000 का माल बेचा, 2000 उसने पहले दे दिए, 2000 लेने हैं, 2000 में 40 पैसा मिल रहा, बाकी का पैसा सारा डूब गया। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए पहले। इन 3 एंट्रीज के बाद में अभी भी सोहन से बुक्स के आपने ये 3 एंट्री कर दी, अब सोहन से कितने पैसे लेने निकल रहे हैं ये बताइए। सोहन से कुछ पैसे लेने निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे? 1200 तो डूबा। आपने मान लिया भैया डूब गए, अब नहीं मिलेंगे। ये सोहन को आपने 4000 रुपए से डेबिट किया, 2000 से क्रेडिट किया, बचे कितने? 2000। फिर सोहन को 2000 से और क्रेडिट कर दिया, तो सोहन 4000 से डेबिट हुआ था और 4000 से सोहन क्रेडिट हो गया। तो सोहन के खाता अगर आप खोलोगे तो सोहन से तो कुछ पैसा लेना निकल ही नहीं रहा। बात समझ आई कि नहीं आई?
सोहन से कोई पैसा लेना नहीं निकल रहा आपकी बुक्स में। आपकी बुक्स के हिसाब से सोहन से कोई पैसा लेना नहीं निकल रहा है। सोहन से कोई पैसे लेने नहीं। आपने जो लेना था 1200 रुपए नहीं दिए, आपने मान लिया डूब गया पैसा। अब आपको उम्मीद ही नहीं है सोहन से मिलने की। अकाउंट सोहन का आपने बंद कर दिया, सोहन का खाता बंद कर दिया, सोहन को कोई फोन नहीं कर रहे हो, आप मान लिया डूब गया पैसे। आप समझ गए? आप ये आपने डूबा हुआ मान लिया पैसा, सोहन का खाता बंद हो गया। ये बात जो मैं कह रहा हूँ, ये बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? यस सर। यस बोलिए। सर। हाँ हाँ, कोई पूछ रहा है, बोलिए क्या कह रहे हैं? कोई कुछ पूछ रहा था क्वेश्चन, बोलिए कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अब आपने सोहन का खाता बंद कर दिया, तो आपके हिसाब से सोहन से अब कोई पैसा लेना नहीं निकल रहा। ठीक है, अब क्या हुआ, सोहन का हृदय परिवर्तन हो गया, उसका दिल पिघल गया, उसको लगा कि नहीं साहब, इनसे मुझे बिजनेस रिलेशन रखना है। अब सोहन मैं सोहन को दुकान में नहीं घुसने देता हूँ। सोहन हमसे सामान खरीदने आता है, मैं कहता हूँ नहीं देना भैया। सोहन ने किसी को भेजा अपने दोस्त को, जरा यार थोड़ा सा मैं फिर से बिजनेस चालू करना चाहता हूँ, मैं दिवालिया हो गया था, मैं फिर से चालू करना चाहता हूँ। मैंने कहा घुसना नहीं मेरी दुकान, मैं एक पैसा नहीं का सामान नहीं दूंगा आप तेरे को। हाँ, मैं सोहन को एक सामान नहीं बेचूंगा। तो सोहन आया, बोला कि ऐसा है साहब, आपके 1200 रुपए डुबा दिए थे मैंने, आप मेरे पास थोड़े से हैं, आप 500 रुपए ले लो मेरे से आप, तो और मैं आपसे बिजनेस करना चाहता हूँ, मेरे को फिर से काम चालू करना। सोहन आया मेरे पास, तो सोहन ने, इसको हम बोलेंगे सोहन who owed us, जिससे हमें 1200 रुपए लेने थे। who owed us ₹1200 लेने थे पहले, अब तो डूबे में मान लिए उसको, अभी भी 1200 paid ₹500, उसने 500 रुपए दे दिए। who owed us and was written, who owed us ₹1200 was written off as bad, paid ₹5। सोहन से जो अपने को 1200 रुपए लेने थे, जिसको हमने बैड मान लिया था, हमने डूबत मान लिया था, डूबा हुआ, उसने 500 रुपए दे दिए। ये ट्रांजैक्शन क्या, एंट्री की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये ट्रांजैक्शन क्या, ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ये ट्रांजैक्शन समझ में आया कि नहीं आया? ये ट्रांजैक्शन समझ में आया कि नहीं आया? पहले सबको क्लियर होना चाहिए एकदम से। 1200 रुपए Yes, लेने sir. बाकी थे, जिसको हमने बैड मान लिया था, डूबा हुआ मान लिया था, उसने 500 रुपए दे दिए अपने। ये क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। तो हम कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे 500 रुपए से, और क्रेडिट किसको करेंगे, बैड डेट्स रिकवर्ड, डूबत ऋण मिला जो खाता, बैड डेट्स रिकवर्ड खाता, बैड डेट्स रिकवर्ड खाते को हम क्रेडिट करें। सोहन को क्रेडिट नहीं करेंगे। सोहन का जो पैसा था वो तो डूबा हुआ मान लिया। सोहन से तो अब अगर मैं देखूं तो सोहन से तो कुछ पैसा लेना ही नहीं निकलता। यहाँ सोहन को डेबिट किया, क्रेडिट किया, सोहन से तो लेना ही नहीं है। तो मैं यहाँ पर सोहन का नाम नहीं लिखूंगा, बैड डेट्स रिकवर्ड का नाम लिखूंगा। ये बात समझ आनी चाहिए। ये क्लियर हुआ पॉइंट आपको? जब किसी से जो कोई पैसा लेना है, उसको अपन डूबा हुआ मान लेते हैं, उसको हमने मान लिया कि डूब गया वो पैसा, उसको हमने बैड डेट्स मान लिया। उस केस के अंदर जब वो पैसा हमें मिलता है, तो जिससे मिल रहा है उसके खाते को क्रेडिट नहीं करना है। कब नहीं करना, जब डूबा हुआ मान लिया तब। अगर बिना डूबा हुआ मानने से पहले जब सोहन ने दिया था, तो सोहन को क्रेडिट किया था ना अपन ने, पहले तो किया था। लेकिन जब डूबा हुआ मान लिया, उसके बाद जब सोहन दे रहा है, तो सोहन को क्रेडिट नहीं करना। तो किस खाते को क्रेडिट करना है, बैड डेट्स रिकवर्ड को क्रेडिट करना। ये पॉइंट समझ में आ गया आपको? यस सर। ये जो ट्रांजैक्शन अभी आपने पूछा, ये वाला, इस ट्रांजैक्शन में मैंने आपको क्या दिया है, रिसीव्ड कैश, मोहन से मिला 5000 रुपए,
जिसके खाते को हमने राइट ऑफ कर दिया था, पिछले साल डूबा हुआ मान लिया, तो उसने 5,000 रुपए दे दिया। तो यहाँ पर सी वाले ट्रांजेक्शन में जो हमारी एंट्री होगी वो होगी कैश अकाउंट डेबिट 5,000 रुपए, टू बैड डेट्स रिकवर्ड 5,000। ये एंट्री कैश अकाउंट डेबिट। मोहन का नाम नहीं आएगा, मोहन से मिला है ना, मैंने यहाँ पे मोहन का नाम नहीं लिखा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ मोहन ने दिया, मैंने यहाँ पे मोहन का नाम नहीं लिखा, मैंने बैड डेट्स रिकवर्ड लिखा है। क्यों? वो पैसा डूबा हुआ था। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। सर डेट शीट 3 या शीट 3 का क्वेश्चन नंबर 1 में अप्रैल 14 की एंट्री का आपने सोल्यूशन नहीं भेजा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन नहीं भेजा है, मैं देखता हूँ भाई क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन मैंने क्यों नहीं भेजा। ठीक है, ओके। हाँ, तो जो आपका यहाँ पे डाउट है उसको मैं काम करता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। सोल्ड गुड्स, अब इसको मैं दो ढंग से कर सकता हूँ, जैसे मैंने बताया 2 तरह से एंट्री हो सकती है इसकी। एक एंट्री हो जाएगी, मीना को हमने बेचा तो हमारी एंट्री हो जाएगी मीना अकाउंट डेबिट 60,000, 60,000। फिर मीना ने 60% दे दिया, कैश अकाउंट डेबिट 36,000, मीना 36,000। फिर उस कैरेज दिया अपन ने 400 रुपए का, कैश 400। एक तो ये 3 एंट्री कर दी। फिर मैं अगर चाहूं तो इन दोनों को कंबाइन कर सकता हूं। तो मेरी एंट्री हुई मीना अकाउंट डेबिट, मीना से अब 24,000 ही लेने बाकी है, 36 तो दे दिए। कैश अकाउंट डेबिट 36,000, सेल्स 60,000। और ये वाली एंट्री जो है कैरेज टू कैश, ये तो रहेगी। समझ गए आप? ये क्लियर हुआ पॉइंट की नहीं हुआ? ठीक है, तो हम ये 3 एंट्री भी कर सकते हैं, हम 2 एंट्री भी कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंट ओके। सर उसका स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया सर, एक बार दिखा। एक सेकंड मैं दे देता हूँ, ये ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर हो गया, थैंक यू। ओके।